सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो हम अभी पढ़ रहे थे एंडोडोंटिक एमरजेंसीज। ठीक है, तो एंडोडोंटिक एमरजेंसीज में हमने क्लासिफिकेशन देख ली। उसके बाद जो हमने मेनली जो देखा था, क्या देखा था पिछली बार? हमने देखा था सोडियम हाइपोक्लोराइड इंसिडेंट। ठीक है, एंडोडोंटिक फ्लेयर अप, हॉट टूथ, ये सब हमने देखा था। तो ये सब क्या थे? ये सब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंडोडोंटिक एमरजेंसीज जो होती हैं वो थी। ठीक है, अब हम देखेंगे पोस्ट ट्रीटमेंट एमरजेंसीज कौन सी हो सकती हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट एमरजेंसीज। ठीक है, पोस्ट ट्रीटमेंट इमरजेंसी से क्या मतलब है कि वो वाली इमरजेंसी सिचुएशन होगी जहाँ पे ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है। ठीक है, पेशेंट का ट्रीटमेंट खत्म हो गया, पेशेंट अपने घर चला गया, तो उस केस में जो इमरजेंसीज होगी, घर जाने के बाद उसको जो इमरजेंसीज हो सकती है वो आती है पोस्ट ट्रीटमेंट इमरजेंसीज में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी इमरजेंसीज आएगी? सबसे पहले तो आती है पोस्ट ऑब्जर्वेशन पेन। तो इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आरसीटी का जो फाइनल स्टेप होता है हमारा ऑब्जर्वेशन, वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ऑब्जर्वेशन के बाद जो है पेशेंट को पेन हो रहा है। ठीक है, वो होता है पोस्ट ऑब्जर्वेशन पेन। अब होता क्या है ये, अब इसमें क्या होता है, आरसीटी हो गई हमारी कंप्लीट। ठीक है, अब आरसीटी कंप्लीट होने के बाद भी पेशेंट को च्यूइंग पे या बाइटिंग करने पे पेन हो रहा है, और ये जनरली कहाँ होता है? पोस्टीरियर टीथ में। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो एटियोलॉजी में एक तो आएगा ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन। ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन से क्या मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट जो है कैनाल से बियॉन्ड चले गए, तो उस केस में बाद में पेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो डेब्रिस वगैरह है वो पुश हो गया पेरी एपेक्स रीजन में, तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो उसकी वजह से पेन होने लगेगा। फिर उसके बाद होता है परसिस्टेंट पेरियापाइकल इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फेक्शन जो है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व ही नहीं हुआ। जो पेरियापाइकल रीजन है वहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट था, और आरसीटी के बाद भी हमने उसको अच्छे से रिजॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो उस केस में भी पेन हो सकता है। फिर ओवरफिलिंग। तो ओवरफिलिंग से क्या होगा? ओवरफिलिंग से क्या होगा ना कि जो फिलिंग मटेरियल है वो भी कैनाल से एक तरह से बाहर निकल गया। ठीक है, तो वो भी पेरी एपेक्स रीजन में जाएगा और वहाँ पे इरिटेशन कॉज करेगा, तो उसकी वजह से पेन हो सकता है। उसके अलावा मिस्ड कैनाल। तो एक से ज़्यादा कैनाल अगर मान लो हमने ट्रीट ही नहीं की, ठीक है, हम उसको देख ही नहीं पाए, हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, तो उस केस में भी हमने मिस कर दी वो कैनाल, तो उस केस में भी बाद में पेन हो सकता है। फिर हाइपर ओक्लूजन। तो हाइपर ओक्लूजन से क्या मतलब है, कोई हाई पॉइंट वगैरह रह गया ओक्लूजन के टाइम। ठीक है, तो टूथ बाइट में क्या है, हाई है, तो उसकी वजह से पेन हो सकता है। इसके अलावा पुअर कोरोनल सील, यानी कि टॉप सीलिंग हमने अच्छे से नहीं की, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। फिर हो गया फ्रैक्चर ऑफ क्राउन या रूट। तो ये सब कॉजेज है जिनकी वजह से हमारा पोस्ट ऑब्जर्वेशन पेन हो सकता है। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट कैसे है? तो जनरली क्या होता है ना कि 2 से 5 दिन तक माइल्ड डिस्कम्फर्ट रहता है हमारा, माइल्ड डिस्कम्फर्ट। लेकिन अगर मान लो 5 दिन से भी ज़्यादा अगर वो पेन रह रहा है, ठीक है, अगर 5 दिन से ज़्यादा पेन कंटिन्यू कर रहा है, तो ऑपरेटर को जो ट्रीटमेंट है वो दोबारा से रीअसेस करना चाहिए। ट्रीटमेंट शुड बी रीअसेस्ड। ठीक है, और अगर कोई मिस्ड कैनाल वगैरह है या फिर हाई बाइट है, मान लो हाइपर ओक्लूजन वगैरह, तो उसको ट्रीट करना चाहिए। यानी कि बेसिकली ये जो हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर थे, ये जो हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर थे, इन सबको रिमूव करना चाहिए। ठीक है, अगर ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन है तो फिर हमें पेरियपेक्स रीजन से भी क्लीन करना पड़ेगा। परसिस्टेंट पेरियपेक्स इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए हमें ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, ओवर फीलिंग है तो उस केस में हमें ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पोस्ट ऑब्जर्वेशन पेन। कुछ नहीं करना है इसमें, इटियोलॉजी आप बेसिक देख लो, और उसके मैनेजमेंट में क्या होगा कि 2 से 5 दिन तक तो देखो हल्का सा डिस्कम्फर्ट रहता है आफ्टर आरसीटी। ठीक है, लेकिन अगर 5 दिन से भी ज़्यादा पेन कंटिन्यू कर रहा है, तो उस केस में वापस से डेंटिस्ट के पास जाना होगा, और डेंटिस्ट रीअसेस करेगा रेडियोग्राफ वगैरह लेकर के कि कहीं कोई मिस कैनाल तो नहीं हो गई, ठीक है, हाई पॉइंट वगैरह तो नहीं है प्रेजेंट, ये सब चीज़ों का ध्यान रखेगा वो। ठीक है, तो ये था हमारा पोस्ट ऑब्जर्वेशन पेन। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल रूट फ्रैक्चर। तो वर्टिकल रूट फ्रैक्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये भी क्या है, ये पोस्ट ट्रीटमेंट इमरजेंसी है। ठीक है, हमने आरसीटी कर दी, उसके बाद वर्टिकल रूट फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर होता है। लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर होता है,
ठीक है, इसमें ना टूथ की जो रूट होती है वहाँ पे फ्रैक्चर होता है, एक तरह लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर ऑफ रूट। ठीक है, अब ये होता किस में, जनरली आरसीटी ट्रीटेड टूथ में होता है। जो नॉर्मल टूथ होते हैं उनमें वर्टिकल रूट फ्रैक्चर हमें देखने को बहुत कम मिलता है। ठीक है, जनरली ये आरसीटी ट्रीटेड टूथ में ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, क्यों किन किन केसेस में हो सकता है ये। तो एक तो ये होता है रूट एनाटमी की वजह से। रूट एनाटमी का क्या मतलब है, देखो मान लो जो पतली रूट्स होंगी, नैरो रूट्स होंगी, तो उसमें चांसेस है कि वो फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, तो रूट एनाटमी एक कॉज हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रिमेनिंग साउंड स्ट्रक्चर कम होना, लेस रिमेनिंग साउंड स्ट्रक्चर। यानी कि जब हम क्लीनिंग एंड शेपिंग मान लो कर रहे हैं कैनाल्स की, ठीक है, तो हमने जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, मतलब कैनाल को हमने बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया, तो जो आसपास का जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत कम रह गया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर प्रोन हो जाएगी हमारी रूट। उसके अलावा बोन सपोर्ट अगर मान लो लॉस हो गया, ठीक है, अगर मान लो आसपास सराउंडिंग बोन से उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, तो भी फ्रैक्चर के चांसेस हैं। इसके अलावा एग्जिस्टिंग मान लो क्रैक्स प्रेजेंट है, अगर मान लो टूथ में क्रैक्स प्रेजेंट है और उन क्रैक्स पे ऑक्लूजन की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से फोर्स लग रहा है, एक्सेसिव फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है फ्रैक्चर। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग क्रैक्स पे फोर्स या फिर स्ट्रेस लग रहा है। फिर उसके बाद ब्रक्सिज्म की वजह से हो सकता है, और फिर उसके बाद ट्रोमेटिक ऑक्लूजन की वजह से हो सकता है। ट्रोमेटिक ऑक्लूजन का क्या मतलब है कि एक्सेसिव वाइटिंग फोर्स है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक ये यार, फ्रैक्चर किस किस रीज़न की वजह से होता है, बस फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, या फिर रूट की एनाटमी सही नहीं होगी, या फिर उसको सराउंडिंग स्ट्रक्चर से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो यही तीन तरह के मेन जो है एटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल नोट एम देख लेते हैं। तो क्लिनिकल नोट में बुक में लिखा हुआ है कि जो मीजियो डिस्टली नैरो रूट होती है ना, मीजियो डिस्टली जो नैरो होंगी वो ज़्यादा फ्रैक्चर प्रोन होती हैं। अब ऐसी कौन सी रूट्स होती हैं जो मीजियो डिस्टली नैरो होती हैं, एक तो होती है मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर प्रीमोलर्स की रूट, फिर होती है हमारी मैंडिबुलर मोलर्स की रूट, और मैंडिबुलर इंसाइजर्स की रूट, और साथ में मीजियोबक्कल रूट ऑफ मैक्सिलरी मोलर। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। तो वर्टिकल रूट फ्रैक्चर में ना, एक तो क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम देखें तो डायग्नोसिस इसका बहुत मुश्किल होता है, डायग्नोसिस इज़ डिफ़िकल्ट। अब डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें ना बहुत पतला सा फ्रैक्चर होता है, एकदम हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है। ठीक है, हेयरलाइन फ्रैक्चर, तो हेयरलाइन फ्रैक्चर होगा इनिशियली, बहुत पतला सा फ्रैक्चर होगा, तो इसको रेडियोग्राफ में डिटेक्ट करना पाना बहुत मुश्किल होता है, रेडियोग्राफ डिटेक्शन वेरी हार्ड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि पेशेंट को इसमें पेन तो होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट टूथ को लोकेट नहीं कर पाता, कांट लोकेट एग्जैक्ट टूथ। ठीक है, तो अब हमें कैसे डायग्नोसिस करना है, कैसे हम क्या क्या चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं। तो एक तो हमें पेशेंट से बाइट करवाना है ऑन टूथ स्लूथ। ठीक है, टूथ स्लूथ हम पहले देख चुके हैं क्या होता है। उसके अलावा डीप एंड नैरो पेरिडोंटल पॉकेट मिलेगा हमें, जो भी अफेक्टेड टूथ होगा वहाँ पे डीप एंड नैरो पैरियो पॉकेट मिलेगा। फिर साथ में साइनस ट्रैक्ट मिल सकता है। साइनस ट्रैक्ट ना कोरोनली प्रेजेंट होगा, यानी कि गम के ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा, जो जिंजाइवा है उसके ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये मेनली डायग्नोसिस के फीचर्स हो गए हमारे। अब रेडियोग्राफ में हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो रेडियोग्राफ में हमें इनिशियली तो कोई कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर है। बाद में क्या होता है, इसमें हेलो अपीयरेंस मिलती है। हेलो अपीयरेंस क्या है, कंबाइंड पेरियोपाइकल प्लस में लेटरल रेडियोलुसेंसी। अब ये क्यों हो रहा है, पेरियोपाइकल तो इसलिए होगा कि देखो फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर होगा तो वहाँ से पेरियोपाइकल रीजन में इन्फेक्शन वगैरह जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन कोज होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, तो उसकी वजह से पेरियोपाइकल रीजन में हमें रेडियोलुसेंसी देखने को मिलेगी। और लेटरल रेडियोलुसेंसी हमें बोन लॉस की वजह से देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेलो अपीयरेंस। साथ में क्या होता है, हमें बोन लॉस देखने को मिल सकती है, बोन लॉस अलोंग द एंटायर रूट लेंथ। यानी कि एक तरह से डिहाइसेंस हो गया। अब इसको मैनेजमेंट कैसे करना है, इसका मैनेजमेंट कैसे है।
इसका मैनेजमेंट अगर मान लो रूट फ्रैक्चर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि ये मान लो रूट है हमारी, ये क्राउन है, ठीक है। अगर ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर है तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर में ना बहुत प्रोग्नोसिस होपलेस होता है। लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर में होपलेस प्रोग्नोसिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन करना ही पड़ेगा ताकि कोई फर्दर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ना हो जाए इन द पेरीएपेक्स रीजन, ठीक है। तो ये था हमारा वर्टिकल रूट फ्रैक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ एंडोडोंटिक एमरजेंसीज के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं वीआरएफ और पोस्ट ऑब्जर्वेशन पेन। तो पोस्ट ऑब्जर्वेशन पेन क्या था, आरसीटी कंप्लीट होने के बाद भी मान लो पेशेंट को पेन हो रहा है ऑन चूइंग एंड बाइटिंग, तो उसको बोलते हैं पोस्ट ऑब्जर्वेशन पेन, और ये होता है पोस्टीरियर टीथ में, ठीक है। इटियोलॉजी क्या है इसकी, ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया मान लो, या फिर अपाइकल पेरियपाइकल जो इन्फेक्शन है वो भी परसिस्टेंट है ओवर फिलिंग की वजह से, मिस्ड कैनाल, हाइपर ऑक्लूजन। हाइपर ऑक्लूजन मतलब हाई बाइट प्रेजेंट है, ठीक है। पुअर कोरोनल सील, तो उसके सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर फ्रैक्चर ऑफ क्राउन या रूट की वजह से, ठीक है। तो 2 से 5 दिन तक माइल्ड डिस्कम्फर्ट जनरली रहता है, लेकिन अगर 5 दिन से भी ज़्यादा आगे हो रहा है, 5 दिन के बाद भी अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, तो मतलब फिर तो पेशेंट को वापस डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, और डेंटिस्ट है रीअसेस करेगा पूरे के पूरे ट्रीटमेंट को, ठीक है। तो ये था हमारा पोस्ट ऑब्जर्वेशन पेन। इसके बाद वर्टिकल रूट फ्रैक्चर। वर्टिकल रूट फ्रैक्चर में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर होता है रूट का, ठीक है। और ये जनरली हमें आरसीटी ट्रीटेड टूथ में देखने को मिलता है। अब इसकी इटियोलॉजी क्या होगी, इटियोलॉजी में वही है, रूट की एनाटमी होगी। अगर रूट मान लो बीजोडिस्टली नैरो है, ठीक है, वैसे नैरो है, और आसपास उसको बोन से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, और या फिर उसमें जो एग्जिस्टिंग क्रैक्स वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, पहले से कोई क्रैक्स प्रेजेंट है, उन पर अगर फोर्स लेगा तो उसकी वजह से हो सकता है, और या फिर पेशेंट की बाइट जो है वो ज़्यादा ट्रॉमेटिक बाइट है, ठीक है, तो उस केस में हो सकता है। फिर क्लिनिकल नोट अगर इसमें हम देखें तो मीजोडिस्टली नैरो रूट में हमें देखने को मिलता है, और मीजोडिस्टली नैरो रूट होती है इन टूथ की, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में अगर देखें तो डायग्नोसिस डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है, तो इनिशियली हमें रेडियोग्राफ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलता, और पेशेंट ढंग से लोकेट भी नहीं कर पाता कौन सा टूथ है जो कि अफेक्टेड है, ठीक है। और जनरल एरिया बता देगा कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट टूथ को लोकेट कर पाना इसमें मुश्किल होता है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, टूथ से बाइट टेस्ट करेंगे, ठीक है, और डीप एंड नैरो पेरियो पॉकेट मिलेगी हमें, और साथ में साइनस ट्रैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर रेडियोग्राफ में शुरू में तो कोई भी कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें हेलो अपीयरेंस देखने को मिलती है, जिसमें पेरियोपाइकल और लेटरल रेडियोसेंसी होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें बोन लॉस हमें देखने को मिलता है, यानी कि डिहाइसेंस प्रेजेंट है। फिर इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट अगर मान लो लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर है तो उस केस में होपलेस प्रोग्नोसिस होता है, तो हमें एक्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा टूथ का, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन पेरियपेक्स में ना फैल जाए, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक वर्टिकल रूट फ्रैक्चर।